जिस तरह कोई दुश्मन किसी दुश्मन के साथ करता है, उसको वजीर आजम को उस वक्त बनवाया गया धुरलू इलेक्शन के जरिए, धांधली के जरिए, अपने मजमूम सियासी मकासद के लिए एक झूठे बयानिए पर अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ घनौना प्रोपेगेंडा किया। पोलिंग एजेंट्स को दस्तखतशुदा कॉपी देंगे, जो कि नहीं देंगे तो उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स हो सकती। 2018 का इलेक्शन चुराया गया और उसके बाद इस मुल्क पे एक ऐसे फितने को मुसल्लत किया गया जिसने 4 साल में इस मुल्क की बर्बादी कर दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। पाकिस्तान में अब एक और असम्बली अपनी मुद्दत पूरी करने जा रही है। अगर 2-3 दिन पहले भी टूट जाए तो मुद्दत तो कम अज़ कम पूरी हो रही है, लेकिन पिछली 2-3 असम्बलियों की तरह इस असम्बली में भी एक से ज़्यादा वज़ीर आज़म आए, तो सवाल ये पैदा होता है कि इस असम्बली की कारकर्दगी क्या रही, क्योंकि अब ये ख़त्म होने को है। इसके साथ साथ एक और बड़ा सवाल भी ये पैदा होता है कि पिछली 3 असम्बलियाँ यानी 2002 से 2007, फिर 2008 से 2013 और फिर 2013 से 2018 की असम्बलियों के बाद इलेक्शन हुए थे। अब बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि क्या वाकई इलेक्शन 90 दिन या 60 दिन जो आईनी मुद्दत है उसके बाद हो जाएंगे। और इससे बढ़कर एक और सवाल आजकल पूछा जा रहा है कि इस मुद्दत के लिए निगरान वज़ीर आज़म क्या होगा, क्योंकि मुश्तरका इजलास में जो इलेक्शन इस्लाहात के तहत बिल था, तरमीमी बिल था, और ख़ास तौर पर 230 सेक्शन में जो पावर थी वो तो सब कुछ मंजूर हो चुका, तो कौन बनेगा निगरान वज़ीर आज़म, ये भी एक सवाल है। वैसे तो आइन के आर्टिकल 224 के तहत वज़ीर आज़म और लीडर ऑफ दी अपोजिशन ने आपस में मशावरत करना होती है। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ अपनी मशावरत जारी रखे हुए हैं, ऑब्वियसली अपनी पार्टी के साथ, इत्तेहादियों के साथ, और इसी तरह अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब ने भी इसी हफ्ते अपने जो उनका ग्रुप है जो मुनहरिफ अरकान कहलाते हैं PTI के, उनके साथ मुशावरत की थी। तो इन तमाम अमूर पर हम बात करेंगे और आज PTI के एक मुनहरिफ रुकन कौमी असम्बली जनाब अहमद हुसैन डेहड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। बहुत सारी बातें आपसे करना है मैंने। एक तो ये फरमाइए कि असम्बली की मुद्दत अब पूरी हो रही है, कैसी कारकर्दगी आपकी नज़र में रही? सर वो मैं बताता हूँ। हाँ। पहले आपने मुझे मुनहरिफ कहा है। हाँ हाँ। मुझे ये बताएं कि अब 90 के करीब को छोड़ चुके हैं, उनको क्या कहेंगे? 90 के करीब लोग आजकल छोड़ चुके हैं। चेयरमैन PTI को 90 के करीब लोग छोड़ चुके हैं। वो आपके और उनमें एक फ़र्क है जी कि जब आप लोगों ने छोड़ा उस वक्त चेयरमैन PTI वो अभी हुकूमत में भी थे, वज़ीर आज़म थे। आप सिंध हाउस गए या नहीं गए पिछले साल अप्रैल 2022 में, लेकिन अभी जो छोड़ के चले गए ये तो हुकूमत चली गई, फिर मुश्किल वक्त आया, आप तो उस वक्त गए जब हुकूमत थी। तो फिर हम मुजाहिद हुए ना, तो मुनहरिफ तो ये हुए, हम तो मुजाहिद हुए ना। आप उस वक्त हमने देखें, हमने उस वक्त इख्तलाफ किया जब हमने उनकी असलियत देख ली कि ये इदारों के दुश्मन है, ये पाकिस्तान के दुश्मन है, ये यहूदियों के एजेंट हैं, ये इंडियन एजेंट हैं। हमने ये देख लिया, हमने करीब रह के देख लिया। अवाम ये जो बाकी छोड़ गए ये क्यों छोड़ गए? ये छोड़ गए हैं मुश्किल वक्त में। अच्छा, मुश्किल वक्त में छोड़ना और इक़्तिदार में छोड़ना। आपने तो देखा यहूदी के एजेंट हैं, इंडिया के इन्होंने या फौज के मुखालिफ हैं, वो 9 मई को साबित भी हुआ। इन्होंने हमला करने के बाद छोड़ा फौज पे। अच्छा, हमने देखा कि ये जो इदारों पे हमला करने वाले लोग हैं उन्होंने उसको इम्प्लीमेंट करके छोड़ा, उन्होंने अपनी आखिर देखी। ठीक है जी, आपको पहले हमें पहले समझ आ गई, हमने कहा ये मुल्क के दुश्मन लोग हैं, इनसे हट जाओ। लिहाजा हमें मुनहरिफ का लक़ब वापस लेके मुजाहिद का लक़ब दिया जाए। नहीं, वो तो खैर अब लोगों ने फैसला करना होता है। मैंने इसलिए ये इलेक्शन में इंशाल्लाह फैसला होगा। मैंने इसलिए मुनहरिफ का लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि उन दिनों में ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता था, आपको भी और उस 1 साल बाद आपके मेरा सामने हुआ है। मेरा कोई और 1 साल पहले हुआ था। मेरा कोई और मतलब नहीं है मुनहरिफ कहने, लेकिन मैं आपको क्या कहूँ, देखे ना, आप मुजाहिद कहें। 1 मिनट, हम ना होते आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और होता, और आपका एटम रोल बैक हो रहा होता।
और जो एक इंटरनेशनल साजिश थी कि फ़ौज को दीवार से लगा के एटम रोल बैक करें और इनको इंडिया का गुलाम बनाए, आज बन चुके होते। नहीं, आप बहुत बड़े इल्ज़ाम लगा रहे हैं। सर एक चीज़ तजर्बा बयान रोल बैक का, यानी पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम आप कहते हैं ये ख़त्म होना था, ये तो कभी आज सर कश्मीर में जो हुआ है वो उनके दौर में हुआ, पहले कभी हुआ था? जब कश्मीर में ये हुआ आप उस वक्त तो साथ थे ना, अगस्त में 5 उसी वक्त तो हमारी आंखें खुली कि ये बंदो डील करने वाले हैं, ये इस मुल्क को तबाह करने आए हैं। सर देखें आज साबित हो गया कि अपना जो इसराइल है इनकी सपोर्ट कर रहा है। कैसे? इसराइल के बयान आए हैं इनके हक में, अच्छा, ओपन बयान आए हैं। वो बर्दाश्त नहीं कर सका कि दुनिया इतने इनके हक में बयान नहीं दे रही तो मैं ही बोल पड़ूं। जब एक इलेक्शन होता है इंग्लैंड में जिसमें एक तरफ यहूदी लड़ रहा है, एक तरफ पाकिस्तानी सादिक खान लड़ रहा है, सादिक खान, और तो इन्होंने यहूदी की सपोर्ट की, लॉबी नजर आ गई। अच्छा ये बताएं, इन्होंने कहा कि साइफर के ऊपर, क्या साइफर के ऊपर ये बनता था मुल्क को खतरे में डालना? अब तो कह रहे हैं ना कि मैंने साइफर नहीं दिखाया। देखें सर, अब वो मुकर रहे हैं ना, नुकसान कितना किया इन्होंने एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बोल के, अमेरिका के खिलाफ बोल के, अवाम के सेंटिमेंट को मीडिया के थ्रू इन्होंने अपने हक में लिया, लेकिन उसका ये नतीजा निकला कि आज वही नौजवान फौज को गाली दे रहा है। मुनहरिफ या मुजाहिद ये फैसला करना है अवाम ने, ना मैंने करना है ना आपने करना है फैसला। आपने दुरुस्त फरमाया, इलेक्शन आएंगे पता चल जाएगा। असेंबली की मैं बात कर रहा था। बिल्कुल करें, लेट्स गो टू आवर टॉपिक। जी, आपको लोगों ने मुंतखब किया 2018 के, वो तो खैर इलेक्शन मुतनाज़ा था, इतना तो आप मानते हैं, लेकिन फिर भी आप MNA बन के आपने हल्फ लिया, उसके बाद 5 साल आप पूरे कर रहे हैं। इस असेंबली की कारकर्दगी कैसी रही आपकी? पहली बात है, अगर वो इलेक्शन मुतनाज़ा था तो पाकिस्तान का हर इलेक्शन मुतनाज़ा है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है ना? इसमें कोई आज तक जो बने हैं सब गलत बने। आई एग्री, ठीक है। अच्छा, क्योंकि मुतनाज़ा इसलिए कि अगला भी शायद मुतनाज़ा होने वाला है। RTS वो कैसे, जो आज तक मुतनाज़ा हुए हैं तो अगला भी तो फिर मुतनाज़ा ही होगा वो ना? कैसे मुतनाज़ा होगा? आप और बड़ी बात कर रहे हैं। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ सर कि पाकिस्तान के किसी इलेक्शन को लेजिटिमेट नहीं माना गया, क्योंकि धांधली होती रही है, इसमें तो कोई शक नहीं है। आपके 2018 के इलेक्शन में, जिसको मैं मुतनाज़ा कर, RTS फेल हो गया था। जब रिजल्ट आने शुरू हुई एकदम पता चला कि RTS फेल हो गए, जो हार रहे थे वो जीत गए, जो जीत रहे थे वो हार गए। हर इलेक्शन पे कोई ना कोई एलिगेशन लगा है ना। ठीक है। अच्छा, अब आप टॉपिक की तरफ में, आप जो बात सवाल कर रहे थे, आप पूछ रहे थे कि असेंबली की कारकर्दगी कैसी रही आपकी नज़र में बतौर रुकन कौमी असेंबली? इसको 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं, 4 साल आपके और 1 साल बाद का। ठीक है। और मैं अपनी नज़र में जो देखा मैंने पिछले 4 साल में सर, जो करप्शन हुई है साउथ पंजाब में, क्योंकि मेरा ताल्लुक साउथ पंजाब से, मैं उसकी बात कर सकता हूँ। पाकिस्तान की तारीख में ऐसी करप्शन नहीं देखी जी। साउथ पंजाब में आप खुद उस वक्त हुकूमत में थे, आप बता रहे हैं कि करप्शन हुई थी साउथ पंजाब। सर अगर मैंने उस वक्त आवाज़ ना उठाई हो तो मैं मुजरिम हूँ। उस वक्त चेयरमैन PTI पंजाब के वज़ीर आला हाउस में मीटिंग कर रहे थे और उस्मान बुज़दार साहब भी साथ थे। पंजाब के टोटल MNAs जो PTI के थे वो मौजूद थे। आई स्टूड अप and I said to the chairman PTI, sir, there is corruption going on in South Punjab. लैंड रिकॉर्ड की करप्शन में रिकॉर्ड कायम हो गया है साउथ पंजाब में, और आपके मिनिस्टर्स जो हैं उनके बंदे ये करप्शन करा रहे हैं। मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा, नेम द मिनिस्टर जो ये करवा रहा है। मैंने कहा सर, वी हैव सम वैल्यूज, हम नाम नहीं लेते। आपको पता है साउथ पंजाब में कौन मिनिस्टर हैं, तो उनके बंदे ऐसे बंदे लगवा रहे हैं जो पैसे लेके लगवा रहे हैं। अब उस्मान बुज़दार साहब को तो नए बार बार तलब कर रही है ना, इसी तरह के। मेरी सुन लेना, मैंने क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा जी नाम लें। मैंने सबके सामने कहा मखदूम शाह महमूद कुरैशी, ओपनली कहा। वजीर आजम थे उस वक्त, वजीर खारजा थे शाह महमूद कुरैशी साहब, और बुज़दार साहब बैठे थे। मैंने कहा जी मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ, करप्शन वहाँ हो रही है। लैंड रिकॉर्ड सेंटर में एक गरीब अंगूठा नहीं लगाता, उसकी ज़मीन उतर जाती है, और फोरेंसिक जब हम कराते हैं तो उसका अंगूठा नहीं होता, ज़मीन उसकी 1 कनाल 2 कनाल उतर गई, वो हार्ट अटैक से मर गया। तारीख की सबसे बड़ी जो करप्शन हो रही है, मेरे सामने कहा पर इनको वजीर आला को कि इनका मसला हल करें। अच्छा। उसके बदले में क्या हुआ, दूसरे दिन सुन लें, तारीखी बात सुन लें, दूसरे दिन मेरे खिलाफ 12 PTI के MPAs ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की मुल्तान में, और उन्होंने कहा ये करप्ट आदमी है, इसने कैसे शाह महमूद कुरैशी साहब को करप्ट कहा है। 12 MPAs ने। उसके 1 दिन के बाद
मुझे शो कॉज नोटिस पार्टी का आ गया। ठीक है, ये मुझे सच बोलने का इनाम मिला। ये 2019 की या 20 की बात है। उस वक्त मुझे सच बोलने का ये इनाम मिला, मुझे शो कॉज मिला। मैंने शो कॉज जाके मैंने कंटेस्ट किया इस्लामाबाद में और मैंने सबूत पेश किए करप्शन के और मुझे एग्जेनरेट कर दिया गया, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन न लिया गया। वो 4 साल करप्शन की जद में इस तरह गुजरे कि जो आपका डीसी होता था 3 करोड़ में लगता था, जो सीपीओ होता था 4 करोड़ में लगता था। मैंने खुद चीफ मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में पैसे भरे। किस चीज़ के? आपने रिश्वत के पैसे भरे। कौन? मेरा किसी मेरिट का काम था। अच्छा। उन्होंने कहा जब तक पैसे नहीं देंगे काम नहीं होगा। मैंने पैसे भरे। मैंने ये बात पहले भी मीडिया पे की है, मैं आज भी कह रहा हूँ। जब एक एमएनए पैसे भर रहा है, इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी? अब देखें, डीसी ने जिला संभालना होता है, वो जिला कैसे संभालेगा? पहले जो 3 करोड़ दे आएगा वो वसूल करेगा। अच्छा, जब अपोजिशन ये बात करती थी तो आप सब लोग जो है, जब आप अभी वो मुनहरिफ या मुजाहिद नहीं बने थे, तो आप लोग उनको सनब करते थे कि ये गलत इल्जाम लगा रहे हैं। आज आप खुद कह रहे हैं। मैंने उसी दौर में खड़े होकर सबके सामने कहा। मैं इनकी मीटिंग्स जो होती थी हमारी पार्लिमानी पार्टी की, मैं उसमें कहता था, आई वॉज द ओनली वन जिसने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि हम यहाँ गरीबों के मसाइल हल करने आए हैं, उनको इस्लाह करने आए हैं। आप अपोजिशन के पीछे पड़ गए हैं, आप उनको छोड़े, लोगों को डिलीवर करें। चलें, मैं ब्रेक लेता हूँ नाज़रीन। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, अभी असेंबली की कारकर्दगी के हवाले से मेरे 1-2 सवाल मौजूद हैं, क्योंकि इसी असेंबली में बैठे ट्रेजरी मेंबर्स के बारे में कहा जा रहा है कि ये भेड़िए हैं, और दूसरी तरफ बैठे हुए लोगों के बारे में कहा जा रहा है कि ये कचरा हैं। ये खुद कैसे देखते हैं इस चीज़ को? ब्रेक के बाद बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। असेंबली अपनी मुद्दत मुकम्मल करने वाली है। इस असेंबली की कारकर्दगी कैसे रही? एक ऐसे रुकने कौमी असेंबली हमारे साथ हमारे रूबरू हैं आज, जो पहले पीटीआई की ट्रेजरी बेंचेस पर थे, फिर जब पिछले साल अदम एतमाद आने लगी तो उन्होंने अपनी वफ़ादारियाँ तब्दील की और आजकल भी वो अपोजिशन बेंचेस पर बैठते हैं। जनाब अहमद हुसैन डीहड़ साहब, इस असेंबली में, इस पार्लियामेंट में जो अब अपनी असेंबली मुद्दत पूरी करने वाली है, इस पार्लियामेंट में आधे लोगों को कहा गया ये भेड़िए हैं, और आधे लोगों के बारे में जो ख़ास तौर पर पीटीआई के सेनेटर थे, वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि ये कचरा हैं। गो कि ये अल्फाज हदफ करवा दिए थे कौमी असेंबली के रिकॉर्ड से, पार्लियामेंट के रिकॉर्ड से। आप कैसे देखते हैं? वाकई भेड़िए और कचरे इकट्ठे हो गए थे? सर, मैं किसी की शान में गुस्ताखी नहीं करूंगा। हर बंदा इज्जतदार है अपनी जगह, लेकिन एक दुख बड़ा ज़रूर है कि जो हमारा जो चेयरमैन पीटीआई जो उन इदारों के खिलाफ है, जो हम सुबह जाते हैं ना सर, और शाम को अपनी बेगमों के पास बैठे होते हैं, बच्चों के पास बड़ी पुरसकून ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो फौजी है ना सर, ये शादी होती है और ये जाते हैं, और वही कोई इंसर्जेंसी होती है, शादी के तीसरे दिन बुला लेते हैं, और वहाँ सरहदों पे सीने पे गोलियां झील के शहीद होके आए बैठे होते हैं। सर, ये शहादतें देते हैं, ये हमारे लिए जाने देते हैं। एक हमारा है सर वहाँ पे ब्रिगेडियर जो नादरा का मुल्तान में, उसने मुझे कहा मेरी 5 बेटियाँ और 1 बेटा है। उसको मैंने नॉर्थ वजीरिस्तान ड्यूटी पे लगाया हुआ है, और वो वहाँ पे 2 खुदकुश धमाकों में बच गया है, और अभी भी वो ख़तरे में है। मैंने उसका तबादला नहीं कराया। सर, ये लोग जो जाने हमारे लिए देते हैं, और जब ये उनको मीर सादिक और मीर जाफिर कह रहे थे ओपनली, और कह रहे थे कि ऊपर वाले जनरल, सॉरी, जब ये चेयरमैन आपके पीटीआई वो आपके नहीं, आपके नहीं, मीडिया के नहीं, आपने उनके टिकट पे इलेक्शन लड़ा। मैंने उनके टिकट पे, इसकी भी वजाहत करूंगा, मैंने धरने से टिकट लिया, इन्होंने बोसन को टिकट दे दिया था, आप गवाह इस चीज के। जी, मैंने धरने से ब्लैकमेल करके टिकट लिया, और 1 दिन पहले इलेक्शन से पहले, यानी आप ब्लैकमेल का लफ्ज अपने लिए इस्तेमाल न करें, आपने दबाव डाला इधर बनीगाला के, मुझे याद है। लेकिन एक यहूदी एजेंट से मैंने जबरदस्ती टिकट लिया तो सही। अब आप कह रहे हैं ना, उस वक्त कहते ना यहूदी एजेंट, उस वक्त पता नहीं था ना, जब नाल चल सू तो पता लग सी, जेड़े वक्त गुजरा सू तो पता लग सी। सर, पता जब लगा, मैं उस वक्त आप लोग सलाम करते थे, मैं अर्तुगुल कहता था, आप सलाम कह रहे हैं, मैं अर्तुगुल कहता था। लेकिन जब मुझे पता चला कि ये इनके यहूदियों से राब्ते हैं, इनके इंडियन से राब्ते हैं, ये कब पता चला? सर, मुझे उस वक्त पता चला जब मैं आपको एक बात बताऊं, जो सर एक ऑनेस्ट बंदा होता है ना, वो कभी गरीब का दुख बर्दाश्त नहीं करता।
इन्होंने 70 बच्चा मार दिया जो मुल्तान में बर्न सेंटर में दाखिल होना था, और वो निश्तर में दाखिल होकर बैक्टीरिया में मर गया। और इनका एक बंदा लगा हुआ था जो पैसे लेता था और प्लास्टिक सर्जरी करता था, और बर्न सेंटर में 6 साल से कम उम्र बच्चे दाखिल नहीं होने देता। 70 बच्चे मर गए। मैं रोज़ इन्हें दिखाता था फ़ोटो, इनके कान पे जू नहीं रिंगी। 2-2 कनाल, एक कनाल के गरीब के लैंड रिकॉर्ड में अंगूठे लगा। चलें, वो बात हो गई। अभी तो गरीब को इंसाफ नहीं दे सकता। अभी जो बात आप कर रहे थे जी कि फौज पे इन्होंने अटैक किए या करवाए 9 मई को, सुने मैं वो जवाब मुकम्मल करता हूं। मैं ये कह रहा था कि वो जो बंदे इन्हें उस वक्त नहीं छोड़ा, जिन्होंने जो बैठे रहे, देखते रहे कि 9 मई में हमला हो, आज उनके लिए कचरा कहा जाए, आज उनको बुरे अल्फाज में कहा जाए, तो ये खुद अपने आप को वो कहलवा रहे हैं। मेरे लिए काबिल इज्जत हैं, मेरे कुलीग हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो ये बात अपने दूसरों को मौका दे रहे हैं कहलवाने की, उस शख्स का उन्होंने साथ दिया है जो इस काबिल नहीं था सर, जो इस मुल्क को तबाह करने के लिए आया था, जो यहाँ पे किसी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की वजह से आया था। और आप मेरी बात लिख लीजिए। अगर आप इतने क्लियर हैं, 9 मई के वाकयात के बाद अभी तक चेयरमैन पीटीआई को तो कोई सजा नहीं मिली। उसकी वजह मैं बताता हूँ। एक उसकी वजह जुडिशरी है। उनके साथ जो जुडिशरी के हेड्स खड़े हैं सर, वो जो है ना, मैं समझता हूँ ये जुल्म है। मेरा दिल चाहता है, मैं वकील हूँ, मैं अपना ये जो लाइसेंस है ना विड्रॉ कर दूँ। सर देखें, एक बंदे को गिरफ्तार करते हैं, आप उसे बुलाते हैं, कभी जिसका रिमांड लिया गया हो, पाकिस्तान की तारीख में उसका रिमांड कैंसिल हुआ, उसका रिमांड कैंसिल किया गया, उसको वापस बुलाया गया, उसको रेस्ट हाउस में रखा गया, उसको वेलकम किया गया। कभी किसी फर्द पाकिस्तानी को ऐसा तो किया 9 मई नहीं हुआ था ना, उसी वजह से तो फिर 9 मई हुआ, उसी वजह से तो 9 मई 9 मई के बाद की बात है। देखे ना, मेक द रिकॉर्ड क्लियर। 9 मई वो जेल में थे। सुने जब हाई कोर्ट से निकाला गया तो उस वक्त ये 9 मई वाला वाकया हो चुका था, और 9 मई के बाद निकाला गया। और वो उधर कह रहे थे कि मैं तो चूंकि जेल में था, मुझे नहीं पता क्या होता रहा है, लेकिन साथ ये भी कहा कि अगर मुझे दोबारा पकड़ा जाएगा तो फिर ऐसा अबैटमेंट में सर वो शामिल थे। मीर सादिक, मीर जाफिर वही कहते थे कि बड़े फौजी हैं वो और हैं, छोटे फौजी और हैं। ये सब कुछ उन्हीं की वजह से हुआ। और फिर मीडिया का भी थोड़ा सा इसमें मैं कहूँगा कि मीडिया ने अपनी TRP के लिए एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए को हवा दी, जिससे नौजवानों के जहन में ये आ गया कि शायद यही सही है। और दूसरा, मीडिया ने जो साइफर के ऊपर हवा दी एंटी अमेरिकन पे। तकरीरें आप लोग करें, आपके लीडर्स करें, कागज वो दिखाएं, और नज़ला मीडिया पे गिरता है। मसलन वक्त के वज़ीर आज़म 27 मार्च को, अभी तो वज़ीर आज़म थे ना, 27 मार्च को इस्लामाबाद में जलसा कर रहे हैं। वक्त के वज़ीर आज़म, वक्त के वज़ीर ख़ारजा, वक्त के वज़ीर दिफा, वक्त के वज़ीर दाखिला। आप सोच सकते हैं कि मीडिया नहीं दिखाए? सर मुझे सिर्फ ये बताएं, जब उन्होंने मीर सादिक, मीर जाफिर का, कितने चैनल्स ने इसके ऊपर कहा कि ये गलत हुआ है? मुझे तो मैं कहता रहा सर, एक आप तो हैं, मैं एक नहीं, आप तो हैं बागी, आप तो शुरू से ही सच और हक की आवाज उठाते हैं। मैं एक नहीं। आपका मेरा इंटरव्यू पड़ा है ना रिकॉर्ड पे? जी वो मुझे हर चीज आपकी याद है। लेकिन सर देखें, आप जैसे नहीं, सारे नहीं है, बहुत सारे मेजॉरिटी जर्नलिस्ट जो वाकई प्रोफेशनल हैं ना। मेरी बात सुने, जो चूंकि मीडिया पे बात आई है, नई नस्ल को ये मैसेज दिया गया मीडिया की तरफ से कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट, सर उसकी वजह है कि उससे वो आपकी वो TRP बढ़ती है, फिर एंटी अमेरिकन TRP बढ़ती है, फिर आपके यूट्यूब पे जितने वो क्या कहते हैं लाखों रुपए मिलते हैं यूट्यूब पे। जिस प्रोजेक्ट का नाम चेयरमैन PTI है, उस प्रोजेक्ट में ये लोग शामिल थे जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं। बाकी जो जर्नलिस्ट हैं प्रोफेशनल, वो अपनी प्रोफेशनल जिम्मेदारियां निभाते हैं। उस प्रोजेक्ट में तो फिर शुरू में आप भी थे ना सर। उनको सलाम पेश करता हूँ जो प्रोफेशनल जिम्मेदारियां निभाते हैं, मैं सलाम पेश करता हूँ। मैं उन जर्नलिस्ट को भी सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने धरने में मेरा साथ दिया था। मैं धरने में जीता हुआ मीडिया का MNA। एक तो जब आप धरना कहते हैं ना, बात धरने की, जब आप धरने का लफ्ज कहते हैं तो वो धरना 2014 वाला आप कहें कि बनी गाला के सामने जब आपने एहतजाज किया, 2018 वाला धरना है जो धरने वालों के आगे धरना था। मैं उसी की बात कर रहा हूं, उसकी बात वो थोड़ा वजाहत कर। अच्छा, एक तो 9 मई में अभी तक चेयरमैन PTI को कोई सजा नहीं मिली। बाकी तोशा खाना है, फौरन, एक मिनट ना, सुन लेना, सुने ना, तोशा खाना है, फॉरेन फंडिंग है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन है, कुछ भी तो नहीं हुआ ना सर। चीफ जस्टिस ऊपर से आप इल्जामात ऐसे लगा रहे हैं। आपने इतना संगीन इल्जाम लगा दिया कि न्यूक्लियर प्रोग्राम रोल बैक करना चाह रहे थे। कोई ऐसी एविडेंस नहीं नजर आई हमें। सर एविडेंस IMF की लोनिंग डिले क्यों हुई?
क्यों हुई? आप बताएं ना, आप एमएनए, आप पार्टी की मीटिंग क्या कहते हैं, सराइकी में क्या कहते हैं? गवैड़ जी, गवैड़ क्या कुआ दे? अगर ये गवैड़ गलत होवे तो सियासत छोड़, यानी गवैड़ है ना, कोई सबूत तो कोई नहीं ना तुम्हारे को। आप कह रहे हैं, अभी आपने कहा था कि जी लगता है कि आगे इलेक्शन टाइम पे नहीं होंगे, कह रहे हैं ना, तो ये गवैड़ है ना। अगर मीडिया गवैड़ करे तो वो जायज है, अगर हम कह दे गवैड़ है तो हम झूठे। नहीं, बात ये है सर, मेरी बात सुने जी। आप सारे मीडिया कह रहे हैं ना आजकल के जी ये 3 महीने में इलेक्शन नहीं होगा, कह रहे हैं ना। अच्छा, वो गवैड़ उसी को कहते हैं? नहीं, सुने, हम ये नहीं कह रहे। मैं अभी आपके सामने मैंने कहा कि 3 असेंबलियां हुई थी, इलेक्शन हुए थे। अब आप लोग या बाकी लोग क्वेश्चन कर रहे हैं कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। हम कोई फैसला नहीं दे रहे। हमने तो के बाहर कोई 8 चैनल्स ने मेरा इंटरव्यू लिया है और उनका 8 का आई स्वेयर ऑन अल्लाह दे हैव ओनली वन क्वेश्चन कि जब आप उनको आपके इस वक्त जो अमेंडमेंट्स कर रहे हैं इलेक्शन के उसमें इलेक्शन के रूल्स के ऊपर, तो आप 3 महीने की बजाय इसे मार्च तक ले जा रहे हैं। चले, ये वो मीडिया कह रहा था। मैं ब्रेक लूंगा। नादरीन, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, ये अपने आप को मुजाहिद कहें या मुनहरिफ हम कहें या कोई और कहे, लेकिन आगे ये क्या करेंगे, क्योंकि चेयरमैन पीटीआई ने इन्हीं लोगों के बारे में कहा था कि जी कोई इनकी शादियों में ना जाए, कोई इनके फंक्शन में ना जाए, कोई बच्चों से शादियां ना करे। इन्होंने आगे इलेक्शन लड़ने जाना है, पब्लिक में जाना है, ये क्या सोच रहे हैं। प्लस राजा रियाज साहब अपोजिशन लीडर हैं, उनकी अपोजिशन का इजलास भी हुआ निगरान वज़ीर आज़म के लिए। बात हमारी ज़्यादा लंबी हो रही है, लेकिन मैं स्पेसिफिक आप बनाऊँगा ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। डियर साहब, आप लोगों के बारे में आपके साबिक लीडर चेयरमैन पीटीआई ने कहा था, आवाम से कहा था कि इनकी कोई शादियों में मत जाए, इनके फंक्शन में मत जाए, इनके बच्चों से कोई शादियां ना करे। अब आप इलेक्शन, जब भी हो इलेक्शन आपने जाना है, तो क्या ग्राउंड रियलिटी है इस वक्त? पहली बात तो यह है कि मैं चेयरमैन पीटीआई से ये सवाल करता हूं कि हम तो 20 थे, अब 90 हैं। उनके बारे में नहीं कहा। एक मिनट, उनके और आप में बड़ा फ़र्क है। उनके बारे में वो कह रहे हैं कि जी कोई मजबूरी हो सकती है, जी कोई पता नहीं क्या हो सकता है। वो उनको बुरा भला नहीं कह रहे, वो उनके लिए वो अलकाब नहीं इस्तेमाल कर रहे जो आपके लिए या नूर आलम खान साहब के लिए स्पेशली किए थे। ये अल्लाह हमारा इंसाफ करेगा, जो मुश्किल वक्त में छोड़ के जाता है वो बेहतर होता है या जो वज़ीर आज़म के वक्त छोड़ के जाता है। देखें, ये अल्लाह इंसाफ करेगा। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूं कि हमने जो कुछ किया मुल्क के मफाद में किया। आज अगर हम वो उस वक्त फैसला ना करते, आज चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन होता? ये मेरा बहुत बड़ा सवाल है। उस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मंसूबे क्या थे? किसके? जिसको ये बनवाना चाह रहे थे। किसको? आप जानते हैं ना, आप खुद मुझे कहते हैं कि नाम ना लें। नहीं, जो नाम नहीं लेना वो ना लें। जनरल फैज हमीद वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते, उनको अगर चेयरमैन पीटीआई उनको बनाना चाह रहे थे। इसमें कोई शक है? नहीं, कभी इजहार किया था उन्होंने मीटिंग में या क्या? ये आप नहीं कह रहे, फैसल वाडा साहब भी आए थे, वो भी ये बात कर रहे थे। तो मैं इसलिए आपसे कहा कि आप उनकी वजह से ही एक्सटेंशन दी गई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को। उस डेट्स में चैनलाइज किया गया कि भाई इस डेट्स को ये जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इस डेट को रिटायर होंगे जब तक इनकी सीनियरिटी बन जाएगी। ठीक है। और उस वजह से उनको ISI से हटा के कोर कमांडर बनाया गया। एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। तो उससे क्या फर्क पड़ना था? उससे ये फर्क पड़ता कि अगर वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते, जनरल फैज साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बन जाते, तो क्या होता? अगर उसके बाद जो होना था इस मुल्क के साथ, उसके ऊपर मेरे साथ एक प्रोग्राम रख लें आप, मैं हर चीज साबित करके दिखाऊंगा। आपका कोई जाती कोई ग्रज हो सकता है जनरल फैज साहब, मैं तो कभी मिला ही नहीं। तो फिर आप ये बात क्यों कर रहे हैं? कोई मीटिंग में कुछ डिस्कशन हुई? मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ जिसकी बुनियाद पे आपके ज़हन में ये फियर। ये बताएं कि ये जो वाकया हुआ है 9 मई वाला, हाँ, ये किस टीम ने किया है? ये वही टीम है
कौन सी टीम? जिनके आप मुल्क हवाले करने जा रहे थे। अगर ये अदम एतमाद होके इनको हटाया ना जाता, यानी आप पीटीआई की बात जिन्होंने 9 मई का इंसिडेंट किया है, ये वो इंसिडेंट है जो इंडिया के लोग कर सकते हैं, जो इजराइल के लोग कर सकते हैं, जो पाकिस्तानी नहीं कर सकते। काबिल मुज़म्मत है, इंतहाई मुज़म्मत कह के भूल ना जाए ना, फिर उसको माफ ना करें, फिर आप दूसरे लम्हे उसको भूल जाते हैं। जिन लोगों ने ऑपोजिशन में 9 मई का वाकया किया, अगर वो आज हुकूमत में होते, वो एटम बम रोल बैक ना करते, वो इंडिया को और इसराइल को खुश करने के लिए हमें डिफॉल्ट पे ले जा रहे थे। अब मुझे मेरा एक और सवाल, मेरा एक सवाल है, इंटरनेशनल एजेंसीज से जब आप डाइवर्ट करते हैं किसी कमिटमेंट पे, किसी वादे पे, आप उन्हें कहते हैं जी हम पेट्रोल की कीमतें बढ़ा रहे हैं, आप जाके गिरा देते हैं, इससे बड़ी बददियानती उनकी नजर में पाकिस्तानी तो हर वक्त आईएमएफ की कितनी सजा भुगती है गरीब ने कितनी सजा भुगती है। आईएमएफ की एमडी क्रिस्टालिना जॉर्जीवा ने भी ये बददियानती की, बदएतमादी की बात की। ये बताइए, इससे बड़ा जुल्म है इस मुल्क के साथ? ये फरमाइए कितने गरीब की महंगाई की वजह ये बददियानती है? मुझे सवाल का जवाब ये फरमाइए। मैं सवाल कर सकता हूँ? ये फरमाइए, क्या गरीब की महंगाई, गरीब की भूख, गरीब के जलील होने की वजह ये बददियानती है? सब लोग जिम्मेदार हैं जो उस वक्त हुकूमत में थे। उस वक्त चेयरमैन पीटीआई का काम है ना ये सर, फिर आप कहें। और मैं आपको एक वाज़ेह बात बता दूं कि ये पाकिस्तान नहीं है। आप 10 झूठ बोल रहे हैं, आप साइफर हुआ है आज नहीं हुआ, आज ये हुआ है आज नहीं हुआ। ये बाहर के लोगों के साथ जब झूठ बोलते हैं वो कहते हैं आप या तो रिजाइन कर जाएं या फिर आपको खुदा। मैं यही तो आपसे सवाल जो मैंने बड़े अदब से आपके सामने सवाल रखा कि अगर इतने वो गैर मकबूल हैं झूठ की वजह से, यू टर्न की वजह से, बदएतमादी बददियानती की वजह से, तो आप फिर ग्राउंड पे क्या देखते हैं? आप तो चूंकि उनको बराह रास्त इलेक्ट होने वाले लोग मकबूल मीडिया ने किया है। मैं फिर उस बात पे आऊँगा, एंटी एस्टेब्लिशमेंट, एंटी अमेरिकन जो मीडिया ने बढ़ावा दिया है। सॉरी टू से, आई हैव टू स्पीक द ट्रूथ। मैंने अल्लाह को जवाब देना है, मैं किसी से जवाब दे नहीं हूं। अगर मीडिया अपने टीआरपी के लिए और यूट्यूबर अपने पैसों के लिए इस बात को बढ़ावा ना देते, मैं सच कहूंगा यू हैव टू एक्सेप्ट इट। अब आप आए सर, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। हमारी नई नस्ल बिल्कुल कोरे जहन वाली है, उसको जो चीज प्रोवोक की गई है वो उसके जहन में बैठ गई है। साहब असल में आप थोड़ा फ़र्क भी जहन में रखें, सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया। तो आप प्रोबेबली सोशल मीडिया को यूट्यूबर की बात करके आपने मेरे डाउट्स क्लियर कर दिए। ऐसे चैनल बताता हूं जिन्होंने उनकी वो सपोर्ट की, सबको पता है। आप क्या बताएंगे? वो फिर मुझे उनके बारे में बोलने दें। आप क्या बताएंगे? मुझे बोलने दें। चूंकि इंडिया का कौन सा टीवी है, जी टीवी, उससे बढ़ के उन्होंने पाकिस्तान का नुकसान किया। अच्छा, आगे चले ना जरा, टाइम जा रहा है। आप लोग जो 20-22 का ग्रुप है जो राजा रियाज साहब की ज़ेरे क़यादत अपोजिशन में है, 2002 में अप्रैल से पहले आप लोगों को था कि फ़लाँ पार्टी का टिकट मिलेगा, बल्कि कहा जाता था कि नून लीग का आप टिकट मांग रहे हैं। अब आप किस पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ेंगे? नून वाले तो नहीं दे रहे आप टिकट। सर मेरी बात सुने, मैंने हमेशा ज़िंदगी में पॉलिटिक्स किया असूलों पे। ये लोग कहते हैं हम मुनहरिफ हो गए, मैं ये कहता हूं कि जब हमने देखा ये मुल्क के दुश्मन हैं तो हम साइड पे हो गए। हमें देखें, हमारा ज़मीर भी कोई चीज़ है, हमारा मुल्क भी कोई चीज़ है। आज पूरी 98% पाकिस्तानी कह रहे हैं, आज पूरे इस इदारे कह रहे हैं कि ये लोग मुल्क के दुश्मन हैं। ये चीज़ हमने 1.5 साल पहले कही, ठीक है, हमें मुनहरिफ करार दिया तो फिर 98% लोग मुनहरिफ हैं। पहली बात तो ये है। दूसरी, आप हमारी बात कर रहे हैं, देखिए सर, मैं उसके साथ दूंगा जिसने इस मुल्क की खिदमत की है। उसका नाम नून है, उसका नाम काफ है, उसका नाम जीम है, उसका नाम पीपल्स पार्टी है। सुने मेरी बात सुने, मैं उसका साथ दूंगा। देखें सर, टिकट अल्लाह रहम करे, मैं ये समझता हूँ जो मैंने सच्चाई की जंग लड़ी है ना, मेरा अल्लाह मेरे साथ है और मेरी आवाम मेरे साथ है। मैं हर रोज अपने ग्रुप शामिल कर रहा हूँ आजकल। अच्छा, दिन रात शामिल कर रहा हूँ। आई स्वेयर ऑन अल्लाह, मैंने कैंपेन शुरू की हुई है, मैं रोज ग्रुप शामिल कर रहा हूँ और मेरे साथ लोग आ रहे हैं। उसकी वजह यह है कि मैंने जो सर्व किया लोगों को, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। एक मिनट, मैं जो लोगों एक मिनट, मैंने आपसे ये सवाल पूछा है, चलें आपने अच्छा हुआ अपनी कैंपेन का बता दिया, बट जो आपका ग्रुप है को मुशावरत होती है, आपस में कंसल्टेशन करते हैं कि किस पार्टी को ज्वाइन करना है, किसका टिकट लेना है? हमारी मुशावरत हुई है, मैंने उसमें एक बात की है। हाँ। मैंने कहा जी देखें, जो इस मुल्क को इस क्राइसिस से निकाल सकता है, वी हैव टू सपोर्ट हिम। वो कौन है?
सर 2017 से पहले, मैं बात सच करूंगा, झूठ नहीं कहूंगा, 2017 से पहले लोड शेडिंग खत्म हो गई, ये फैक्ट है। सी पैक शुरू हो गया, अच्छा उसके बाद मोटरवेज बन गए। उस वक्त अमेरिकन आ रहे थे, अमेरिकन को मैंने खुद देखा है हमारे प्लानिंग एंड कमीशन के ऑफिस में, जो इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे थे। सर ठीक है, आपकी कोई बुरा है कोई अच्छा है, लेकिन उस दौर में तरक्की हुई है। अच्छा, आपकी बात फिर लग रहा है अगली बात अब जो फाइनेंशियल मामलात को संभाला गया है, देखिए संभाला कैसे गया है, 2 मिनट सुन ले। इन्होंने सर ईरान से जहाज आया, अगला अहम सवाल कर सर एक प्रोग्राम और रखे मेरे साथ, तो सही आप तो साल बाद बुलाते हैं, आपकी बात से साल बाद बुलाते हैं। अभी तो आप हैं मुल्तान से, मुल्तान वालों से जुल्म करते हैं। अभी जल्दी बुलाऊंगा जी। आपकी बात से लग रहा है कि नून लीग आप चाहते हैं, नून लीग आपको टिकट देने पे तैयार है सर। मुझे सब 20-22 देखिए सर, मुझे उनका नहीं पता। अच्छा, मुझे उनका नहीं पता, मैं अपना फैसला आपको अपना फैसला आपने अपना फैसला बता। लास्ट का सवाल, आखिरी सवाल, आजकल बड़ा चर्चा है कौन बनेगा निगरान वज़ीर आज़म। आपकी अपने ग्रुप की मुशावरत हुई है, आइन के तहत जितना वज़ीर आज़म का वज़न है उतना लीडर ऑफ द अपोजिशन का वज़न है। तो आपने जो मुशावरत की राजा रियाज साहब के साथ अपोजिशन वालों ने, आप क्या फैसला करके आए? अब फिर मुझे पूरा जवाब देने दें, ठीक है? मेरा जवाब ये है सर, नहीं टाइम जा रहा है, टाइम खत्म कर। मैं ये कह रहा हूं कि इन फाइनेंशियल क्रंच है इस वक्त, इन्होंने संभाला है उसको। हमें IMF का लोन भी मिला है, अमेरिका ने भी, सॉरी सऊदी अरब ने भी दिया है, चाइना ने भी दिया, हम कुछ बहाल हुए हैं। अब हमें उसकी तसलसल चाहिए। उसकी अमेंडमेंट उस दिन हो गई थी, अमेंडमेंट 3-4 दिन पहले की बात है, अमेंडमेंट उसकी हो गई थी, ठीक है। और उस अमेंडमेंट में मैं आपको सच बता दूं कि उस अमेंडमेंट में ये किया गया कि फाइनेंशियल मैटर्स के इख्तियारात दे दिए गए। निगरान वज़ीर आज़म अब फाइनेंशियल मैटर के इख्तियारात जब दे दिए गए तो मेरा ये वोट होगा कि वजीर आजम को भी वो होना चाहिए जो फाइनेंशियल मामलात का बादशाह हो। सो इसहाक डार साहब को आप फेवर कर रहे हैं। अगर आप उसको फाइनेंशियल मामलात का बादशाह समझते हैं तो मैं आपको सलाम पेश करता हूं। आज आपने मेरी बात को सेकंड कर दिया। तो ये फैसला सर मुबारक को मीडिया ने ये कह दिया कि फाइनेंशियल मामलात के वो बादशाह हैं। आप सीधा जवाब क्यों नहीं देते कि राजा रियाज साहब की देर सदारत जो इजलास हुआ आपका 2-3 दिन पहले, उसमें यही फैसला हुआ कि अपोजिशन जो है, अपोजिशन लीडर भी इसहाक डार साहब के नाम पे नहीं सर, उनका हमारा इजलास मुहर्रम के बाद हो रहा है। अच्छा, हमारा भी उसका इजलास नहीं हुआ। अच्छा, ये मेरी जाती राय है, ठीक है। और जाती राय में मैं एक मुबारकबाद देता हूं कि मैंने कहा फाइनेंशियल मामलात के बादशाह आपने इसहाक डार का नाम ले लिया। मैं शुक्रिया अदा करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं आपका कि आपने सही तर्जुमानी की। बहुत शुक्रिया जनाब। तशरीफ ले आए नाज़रीन, अपोजिशन के रहनुमा जो कि अपने आप को मुजाहिद कह रहे हैं, हम उनको मुनरिफ कहते रहे, उनके साथ हमने कुछ आने वाले हालात के हवाले से बातचीत की, कुछ मादी की तलखियों पर भी बातचीत की और आपके सामने उनका पर्सपेक्टिव रखा। अपने मेज़बान शौकत पराचा को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।